विल कंटिन्यू साउंड टुडे। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हमने साउंड का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी हम पढ़ चुके थे। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साउंड जब भी ट्रैवल करती है, सपोज ये मीडियम है, मान लीजिए मैं ये एयर के मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ, तो साउंड जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी होती है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपेगेट करती है, मीडियम के मॉलिक्यूल्स भी उसी डायरेक्शन के पैरेलल या एंटी पैरेलल जाते हैं। हर पार्टिकल, अगर एयर का पार्टिकल है, साउंड एनर्जी जिस डायरेक्शन में चल रही है वो उसी डायरेक्शन में एवरी पार्टिकल स्टार्ट प्रोपेगेटिंग, और ऐसा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाते हैं, और ऐसी वेव को वी नो दैट, हमने पढ़ा था, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल, ओके। टुडे हम एक और तरह की वेव की बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स। साउंड वेव कैसी वेव है? साउंड वेव इज अ longitudinal wave. Now we are talking about transverse wave. क्या एग्जाम्पल है ट्रांसफर वेव का? लाइट वेव। लाइट वेव इज अ ट्रांसफर वेव। क्या होता है ट्रांसफर वेव्स? ट्रांसफर वेव वो होती है जिसमें जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, ये लाइट से इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। एक्चुअली में जब लाइट चलती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है। लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से चलती है, ओके। और उसके पार्टिकल्स या वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर। और कहाँ देखा है आपने? और वो आपने सी की वेव्स देखी है। सी की वेव्स अगर ऐसे चल रही होती है, अभी ये रस्सी वाला एग्जांपल, रोप वाला बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप रोप को किसी एक एंड से ऐसे बांध देंगे और जर्क देंगे, तो आप क्या देखेंगे? आप रोप को जर्क देने पे देखेंगे कि रोप पे वेव ऐसे बनेगी, है ना। अब इस रोप पे जर्क देने पर एनर्जी तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर गई है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो रोप के पार्टिकल ऐसे ऊपर और नीचे जा रहे हैं। जब आपने जर्क दिया तो आपके जर्क से एनर्जी ट्रैवल हुई है, ठीक है, इनटू द लेफ्ट डायरेक्शन, और उसके परपेंडिकुलर रस्सी के पार्टिकल्स, रोप के पार्टिकल गए हैं, जैसा ट्रांसफर वेव में होता है, ओके। तो ट्रांसफर वेव्स कैसी वेव्स हैं? ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और मीडियम एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, ओके। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। और लाइट वेव्स इसी तरह की ट्रांसफर वेव्स हैं, ओके। तो लेट अस राइट द definition of transfer wave. What is the transfer waves? The waves in which particles of medium vibrates perpendicular to the direction of propagation of energy, okay. Such a waves are known as transfer waves. For example, light waves उसी तरह की वेव है, ठीक है। लाइट वेव्स अगर हम थोड़ा ग्राफिकली दिखाएं तो हम उसको ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये एनर्जी इस डायरेक्शन में चल रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, और पार्टिकल्स ये ऊपर नीचे ऐसे वेव, ये वेव मोशन हम दिखा सकते हैं। ये मीन पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन, और ये मीन पोजीशन से पार्टिकल ऊपर और नीचे जा रहे हैं। रस्सी में ऐसा, रोप में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने की है, ये जो ये अप वाली पोजीशन है, यानी कि पार्टिकल जो हाइट पर गया, अप वाली पोजीशन, इसको इस केस में हम क्रेस्ट कहते हैं। और ये जो डाउनवर्ड वाली पोजीशन है, दिस इज नोन एज ट्रफ,
दिस इज नोन एज ट्रफ। ऐसा नहीं है, लॉन्गिट्यूडल वेव का भी ग्राफ ऐसा बनेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें बस फर्क होगा ऊपर हम कंप्रेशन और नीचे रेयरफेक्शन या जैसे भी दिखाना चाहें, बट वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो लाइट वेव्स या ट्रांसफर वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं। क्रस्ट मतलब क्या होता है, जैसे आपने रस्सी को जग किया तो ये मीन पोजीशन है, ठीक है ना, ये जो हम येलो लाइन से लिख रहे हैं ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना ऊपर जा रहे हैं और कितना नीचे आ रहे हैं, जो ऊपर वाला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट और नीचे पॉइंट है ट्रफ। ओके, चलो तो इनमें अब हम थोड़ा डिफरेंस लिख सकते हैं किन दोनों में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसफर वेव्स या साउंड वेव or light wave, we can also say this। तो पहला पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी या डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अभी मैं इसको समझा देता हूँ, हमने लिख तो लिया है। ओके, तो लेट अस कि द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जिस डायरेक्शन में चल रही है, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स सेम होती है, ऑफ पार्टिकल्स। इस केस में डायरेक्शन ऑफ एनर्जी और ये प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल्स है परपेंडिकुलर होती है। सेकेंड पॉइंट, लॉन्गिट्यूडल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास रेयरफेक्शंस, और यहाँ पर ये देखा है इट कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ओके, वन मोर पॉइंट, एग्जाम्पल में साउंड वेव और लाइट वेव्स, तीन पॉइंट्स की डिफरेंस हम लिख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव, एक वेव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड। पहला कैरेक्टरिस्टिक वेव का हम क्या स्टडी कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड, तो समझाने के लिए मैं फिर वही रोप का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ये रोप है, ये वॉल है और यहाँ से एक रोप फिक्स्ड है। आपने इस रोप को जग दिया और जग देने पर आपने देखा ऐसे ऐसे करके रोप में आपको वेव बन दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, यस। तो ये जो हमारी मीन पोजीशन है, उससे ये मैक्सिमम पार्टिकल, ये तो रोप ही तो रस्सी का पार्टिकल ही तो ऊपर नीचे जा रहा है, मैक्सिमम कितना दूर जाता है वाइब्रेशन में, ऊपर या नीचे, वो जो मैक्सिमम दूरी होती है ना, इसको आप पेंडुलम से भी समझ सकते हैं। अगर ये एक पेंडुलम है, ओके, और हम इसको यहाँ से डिस्प्लेस करें, तो ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, मैक्सिमम। अगर हमारे पास एक तबला है, उस तबले को हमने, ड्रम को हमने उसकी हिट करा मेम्ब्रेन को, तो उसकी मेम्ब्रेन नीचे जाएगी एंड ऊपर जाएगी, तो वो मैक्सिमम कितना मूव कर सकती है, मैक्सिमम। उस उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, कोई बॉडी जब वाइब्रेट कर रही है तो वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर सकती है, तो लेट अस राइट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ a vibrating body from its mean position। what is amplitude, the maximum displacement, maximum कोई बॉडी कितना दूर जा सकती है of a body from its mean position। ठीक है, डायग्राम में अगर हम ग्राफ में कोई वेव का डायग्राम दिखा रहे हैं, दिस इज अ वेव वी आर रिप्रेजेंटिंग, तो डायग्रामेटिकली ये कितना है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड।
इधर भी या इधर भी, मैक्सिमम क्या है। ओके, एम्पलीट्यूड बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्टेंस की ही टर्म में। तो एसआई यूनिट एम्पलीट्यूड की मीटर होनी चाहिए। तो एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट मीटर। ओके। अब नाउ साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, मतलब एम्पलीट्यूड चेंज होने से साउंड का क्या चेंज होता है। तो उसका आंसर है जी लाउडनेस। साउंड कितनी लाउड होगी, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। ओके, अपॉन द एम्पलीट्यूड। अगर आप एक तबले को बहुत ज़ोर से हिट करेंगे तो उसकी मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा नीचे बहुत ज़्यादा ऊपर आएगी, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब लाउडनेस बढ़ जाएगी। Loudness depend on the amplitude, or we can say loudness is directly proportional to the amplitude. More amplitude, more loud the sound is. Okay, loudness is directly proportional to amplitude. जितना amplitude sound का ज़्यादा होगा उतना ही sound loud। तो तभी हम amplifier यूज़ करते हैं। amplifier क्या करते हैं, amplifier साउंड के लाउडनेस को इंक्रीज कर देते हैं। जब भी हमें साउंड बहुत तेज चाहिए होता है, बहुत जोर का सुनना होता है, तो हम डीजे साउंड में एम्पलीफायर लगाते हैं। क्लियर। ग्राफ में हम कैसे दिखाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ सुन देख लेते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं दो तरह की साउंड को, वन इज लाउड साउंड और वन इज लेस लाउड साउंड, फीबल साउंड बोलते हैं। तो कैसे दिखाते हैं, देखिए। हम्म, इस केस में ये हम दिखा रहे हैं साउंड। ओके, हाँ ये टाइम है। और इसी के साथ में हम दूसरा केस दिखा देते हैं, इसमें हम ये एम्पलीट्यूड थोड़े ज़्यादा। चल वैसे रही है, ये डिस्टेंस गैप सेम रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्या फ़र्क हो गया, इस केस में साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड, दिस इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड, लेकिन एम्पलीट्यूड इन सेकेंड केस इज मोर देन एम्पलीट्यूड इन फर्स्ट केस। तो ये साउंड थोड़ी फीबल हो जाएगी, वीक होगी, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं सुनाई देगी, बट दिस साउंड इज अ लाउड साउंड। ओके, तो वेरी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड। तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, ऐसा नहीं साउंड की बात में भी कह सकते हैं, साउंड जब चलेगी तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनेंगे। तो कितना दूर मॉलिक्यूल जाते हैं अपनी मीन, जहाँ पर थे मीन पोजीशन से कितना दूर जाते हैं, फिर कितना पास आते हैं, मतलब मैक्सिमम कितना दूर जाते हैं, वो उनका एम्पलीट्यूड। आप तेज बोलेंगे तो मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा दूर जाएंगे, साउंड लाउड हो जाएगी। ओके, ग्राफ भी हमसे पूछा जाता है, दो ग्राफ बना के देंगे, पूछेंगे कौन सा लाउडर साउंड है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं साउंड का, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड करेक्टरिस्टिक इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम न्यू आगे क्लास में यूज़ करेंगे, अभी कई जगह पर स्मॉल एफ भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये वाला सिंबल यूज़ कीजिए, इसको बोलते हैं न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। अब हो सकता है कोई बॉडी वाइब्रेशन स्लो स्लो कर रही हो या कम कर रही हो, और कोई बॉडी ज़्यादा कर रही हो। कि अगर आप फैन को देखें और फुल स्पीड पे चला दें तो एक सेकंड में हो सकता है, वैसे वाइब्रेटरी मोशन नहीं है, पर एक सेकंड में 4 चक्कर लगा देगा मान लीजिए। और कोई फ्रेंड स्लो चल रहा है तो कम लगाएगा, यहाँ पर सर्कुलर मोशन है। इसी तरह से वाइब्रेशन मोशन को भी समझ सकते हैं। कभी कभी कुछ वर्ड्स को बोलते हुए आपके वोकल कॉर्ड्स अलग वाइब्रेट करते हैं एक सेकंड में, कुछ में अलग करते हैं। तो कितनी वाइब्रेशन एक सेकंड में हो रही है, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ vibrations
the number of vibration caused by a vibrating body in 1 second. In 1 second is called its frequency. Okay. कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट कर रही है तो वो 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कर रही है, कंप्लीट वाइब्रेशंस कर रही हैं, कंप्लीट भी लिख लीजिए, कंप्लीट वाइब्रेशंस, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. ओके. हर लेटर जब आप बोलते हैं तो उसके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है. आपके वोकल कॉर्ड्स अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करते हैं. हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है. गिटार के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी अलग है, तबला की अलग है. ठीक है. कौन सा फैक्टर साउंड का फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? क्या चीज़ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है? तो हम ये देखते हैं, पिच. पिच क्या होता है? पिच होता है आवाज़ का श्रिलनेस. श्रिलनेस क्या होता है बताएंगे? श्रिलनेस बताइए. ऑडियो आ रहा है मेरा? पिच ऑफ द साउंड या श्रिलनेस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. ऑडियो आ रहा है मनस्वी आपको? तो श्रिलनेस क्या होता है मैंने पूछा आपसे? आवाज का तीखापन. तीखापन. पतली, कानों में चुभना ना, कानों में चुभने वाली आवाज पिच होती है. छोटी छोटी गर्ल्स जो होती हैं, बच्चे या जो भी होते हैं, उनकी आवाज़ देखो ऐसे लगता है पतली पतली आवाज़ कानों में चुभती है. इज कॉल्ड द पिच और श्रिलनेस. तो श्रिलनेस एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. ओके. जो भी साउंड हाई पिच होगी, हाई पिच, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी. या फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो साउंड भी हाई पिच होगी, वाइस वर्सा. और अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी लो होगी, जैसे अडल्ट पर्सन की, अडल्ट मैन की, जैसे मेरी आवाज़ है, तो ये लो पिच साउंड होती है. मोटी आवाज़, भारी आवाज़, इट्स कॉल्ड लो पिच साउंड. ओके. जो छोटे बच्चे होते हैं उनके वोकल कॉर्ड्स काफ़ी थिन होते हैं, तो वो जब कुछ भी बोलते हैं तो उनकी वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड्स की ज़्यादा हो जाती है. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे वोकल कॉर्ड्स थिकर हो जाते हैं, और उससे उनकी वाइब्रेशंस कम हो जाती है, हमारी आवाज़ भारी होनी शुरू हो जाती है. ओके. तो पिच, हाउ श्रिल द साउंड इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी. ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे हाई पिच और लो पिच साउंड को? देखिए, अब हम एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, दोनों केस में शासन आता हूँ, ये हम एम्पलीट्यूड सेम रखने की कोशिश करेंगे. यहाँ भी यही हाइट है, यहाँ भी यही हाइट है. इस केस में ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन, यहाँ एक कंप्लीट वाइब्रेशन होता है, देन टू कंप्लीट वाइब्रेशन, देन थ्री कंप्लीट वाइब्रेशन. ठीक है. इतने डिस्टेंस में, डिस्टेंस यहाँ भी सेम लेते हैं, लेकिन ये देखिए एम्पलीट्यूड चेंज नहीं कर रहे. ठीक है. क्या देखा आपने? एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब साउंड की लाउडनेस सेम है, लेकिन दिस साउंड इज को कॉल्ड लो पिच साउंड एंड दिस साउंड इज कॉल्ड हाई पिच साउंड. लो पिच एंड हाई पिच साउंड. ये साउंड किसकी हो सकती है? ये एक स्मॉल गर्ल चाइल्ड की हो सकती है,
और ये एक अडल्ट मैन की हो सकती है। ओके, क्या फ़र्क है इसमें? फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड लेस है और उसमें फ्रीक्वेंसीज हाई, मोर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव इज वेवलेंथ, वेव की लेंथ। ओके, वेवलेंथ को नॉर्मली हम, एक ग्रीक लेटर है लैम्डा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा, लैम्डा थोड़ा ऐसा दिखा देते हैं, सिंपल हमने भी ऐसा बनाया। ठीक है, वेव लेंथ नाम से पता लग रहा है, वेव लेंथ। तो अगर हम एक वेव मोशन को दिखा रहे हैं, लेट अस सी दिस वेव लेंथ, वेव मोशन, तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड अभी हमने पढ़ा, चलो एक कंप्लीट, एक कंप्लीट राउंड, एक था कंप्लीट टाइम पीरियड। यहाँ से अगर कोई वेव चली, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो यहाँ पेंडुलम से समझ सकते हैं आप ये, अगर कोई पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है तो वो यहाँ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, ए पर, ओ से फिर वापस ओ पर आएगा, फिर बी पर, फिर वापस ओ पर आएगा। तो ये जो एक कंप्लीट वो राउंड करेगा, एक कंप्लीट राउंड, ठीक है, उसमें जो टाइम पीरियड लगेगा वो टाइम पीरियड होता है। अभी यहाँ पर देखें, अगर इसी को मोशन को अप डाउन में कर देखें, तो एक यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन हुई, फिर ये मीन पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम है, ये मीन है, मतलब यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये एक वेव कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें, ये एक्सट्रीम, ये एक एक वेव, अगर कोई यहाँ से करना चाहे, यहाँ से, तब भी एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, इधर से करना चाहे तो भी एक वेव हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक तो भी एक वेव हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो भी। तो कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं जिसमें एक वेव की लेंथ कंप्लीट हो जाती है, मतलब एक कंप्लीट राउंड हो जाता है। ओके, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन में। तो बाय डेफिनेशन हमने कैसे लिखा इसको, आसानी के लिए हमने इसको ऐसा लिख दिया कि भाई ये एक क्रस्ट है, ये एक क्रस्ट है, ये एक ट्रफ है, ये एक ट्रफ है। कंप्रेशन रिफ्लेक्शन भी ऐसे दिखा सकते हैं। तो दो दो एडजेसेंट कंप्रेशन के बीच में जो वेव की लेंथ होती है, जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, व्हाट इज द वेवलेंथ? लेट अस डिफाइन द वेवलेंथ। The distance between two adjacent the distance between two adjacent crests or two adjacent crest or two adjacent trough। ठीक है, या तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेव। और वेवलेंथ भी एक तरह से डिस्टेंस है, तो इट इज मेजर्ड इन मीटर। एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर में। क्या होगी? मीटर। क्लियर? डायग्राम में मैंने आपको दिखाया कैसे दिखा सकते हैं। इसी के साथ एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, टाइम पीरियड। अभी पीछे हमने लिखा था फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं टाइम पीरियड, एक कंप्लीट वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगता है, द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड।
Okay, the time taken by a wave to complete one vibration is called its time period. Clear? ओके, अब चलते हैं एक और टर्म जो मैं आपको बोल रहा था, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब कितना फास्ट कोई वेव मूव करती है। ठीक है, आपने एक रोप लिया, उसको जक दिया, एक बार जक दिया स्लो, वेव धीरे धीरे मूव करी, एक बार फास्ट मूव कर रही है, तो बेसिकली क्या है भाई, कितना डिस्टेंस कवर किया और क्या टाइम लगा। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस अगर हम एक पर यूनिट टाइम में देखें, जब एक टाइम कंप्लीट होता है तो वो लैम्डा होता है। तो हम यहीं से डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड, वेलोसिटी ऑफ वेव इज द डिस्टेंस, वी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम हर वेव की अलग अलग चलने की वेलोसिटी होती है। ओके, जैसे मैं आपको बता दूं, साउंड की जो वेलोसिटी होती है एयर में, वो लगभग 340 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि लाइट वेव वैक्यूम में काफ़ी फास्ट चलती है। 3 इंटू कोई कंपैरिजन नहीं है, 10⁸ उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, नेक्स्ट velocity of wave is the distance covered per unit time। एक कंप्लीट टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसको हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया, टाइम टी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाइम। नोट कीजिए फॉर्मूला, लैम्डा इज द डिस्टेंस और टी इज द टोटल टाइम फॉर कंप्लीट वन राउंड, कंप्लीशन ऑफ वन राउंड। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द लैम्डा अपॉन टाइम। और एक बात और बता देता हूँ, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का इन्वर्सली होती है। अगर ये कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, या यूँ कह दीजिए अगर कोई बॉडी जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रही है तो उसका टाइम पीरियड भी कम होगा, इन्वर्सली होता है। तो इसी फॉर्मूला में अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है लैम्डा इंटू 1/t, एंड 1/t इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। वेव की वेलोसिटी के दो दो फॉर्मूलाज हैं, एक वेवलेंथ अपॉन टाइम और एक वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। और ऑब्वियसली वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए एसआई यूनिट हम ले लेंगे मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की यूनिट होती है मीटर में, मीटर में, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड में। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की जहाँ तक बात है, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट जो हमें लेनी है, या तो आप लीजिए पर सेकंड, या पर सेकंड की जगह हम यूज़ करते हैं हर्ट्स। हर्ट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्स। देखिए, क्लियर ये डाउट? ओके, a body is vibrating at the rate of 20 vibrations per minute। ओके, पर मिनट सॉरी। A body is vibrating at the rate of 20 vibrations per minute। Find A part its frequency and B part its time period। Find its frequency, इसका सिंबल है न्यू, एंड टाइम पीरियड।
ट्राई कीजिए। इज अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग 20 वाइब्रेशंस पर मिनट। ओके, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। तो हमने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या समझी है? हमने ये समझी है कितने वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड में कोई बॉडी कितना करती है, बस इतना सा काम करो, ये फ्रीक्वेंसी है बस। अभी यहाँ पर क्या गिवन है? 20 वाइब्रेशन कितनी देर में? 1 मिनट में। 20 वाइब्रेशंस 1 मिनट में। इज इट द फ्रीक्वेंसी? नहीं 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 नहीं, ये नहीं होती। 1 सेकंड में कितने होते हैं? तो ठीक है, 1 मिनट में अगर 20 हैं तो 1 सेकंड में 20/60 से डिवाइड, मतलब 1 मिनट को चेंज कर देंगे तो कितना आएगा? 1/3। जस्ट 1/3, 1/3 वाइब्रेशन हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या बन गई? 1/3। और यू कैन राइट एज 0.3 हर्ट्स। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। क्लियर? 1 सेकंड में कोई बॉडी कितने वाइब्रेशंस करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का क्या रिलेशन बताया हमने, क्या डिस्कस किया? टाइम पीरियड वो होता है जो एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जो लगता है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आई थी 1/3, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 1 और नीचे 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो दैट इज 3 सेकेंड। और मैच भी करके देख लीजिए। एक देखो, फ्रीक्वेंसी 1/3 आई थी हमारी। 1/3 का मतलब है 1 सेकंड में 1/3 वाइब्रेशन होता है। 1 सेकंड में 1/3, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 1/3, फिर अगले 1 सेकंड में 1/3, यानी कि 3/3, यानी कि 1 राउंड पूरा हो गया। तो तभी तो टाइम पीरियड 3 सेकंड आ रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितने वाइब्रेशंस 1 सेकंड में होते हैं। तो 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं? 1 सेकंड में सिर्फ 1/3, फिर अगले 1 सेकंड में 1/3 और हो गया, फिर 1/3 हो गया। तो ऐसे करके 3/3 यानी कि 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गए। और 1 वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितना आ गई? 3 सेकेंड। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। अ सोर्स ऑफ साउंड, a source of sound producing frequency of 50 हर्ट्ज। एक सोर्स ऑफ साउंड है that is producing a frequency of 50 hertz. Calculate the time in which sound would reach a person sitting at 200 meter from source। और आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है, that is take it as 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, सोचिए। सो टाइम जो लगेगा साउंड को पहुंचने में, इट इज़ डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, कितना ट्रैवल करना है, एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहाँ पर सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर एक पर्सन बैठा है। तो ठीक है, हमें क्या चाहिए? वो डिस्टेंस। डिस्टेंस जिस पे पर्सन बैठा है दैट इज 450, नहीं सॉरी 200 मीटर वाज गिवन। यस, एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड वाज 300 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 2/3। 2/3 का मतलब है 0.67 सेकेंड। इतना सेकेंड का टाइम पीरियड साउंड को लगेगा चलने में। ठीक है, easy। एक और होता है साउंड में, दैट इज नोन एज द टिम्बर
टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं? तो हम बोलते हैं कि मान लेते हैं एक रूम है, उस रूम में आपके दो फ्रेंड बैठे हैं, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, और ये रूम बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ पर गेट के पास, यहाँ पर आप खड़े हैं, सी, आपके दोनों फ्रेंड बात कर रहे हैं। इनके बात करने की जो पिच है, दोनों की पिच साउंड की सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, कोई ज़्यादा ऊंचा नीचा कोई नहीं बोल रहे, दोनों एक जैसे डेसिबल पर बोल रहे हैं। फिर भी, उसके बाद भी आप आराम से पहचान जाते हैं कि आपका फ्रेंड ए ने कुछ कहा या बी ने कुछ कहा। ऐसे ही होता है ना, दो लोग कमरे में बात कर रहे हैं, बेशक दोनों गर्ल है या दोनों बॉय है, और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। ओके, ऐसे ही सिंगर्स भी हैं। एक पर्टिकुलर गाना, सॉन्ग, एक सिंगर गा रहा है, ये दूसरा सिंगर गा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रख रहा है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं, ये दोनों आवाज़ अलग अलग है, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हर साउंड की अपनी क्या होती है? क्वालिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? टिम्बर। ओके, ठीक है ना। टिम्बर क्या होता है? इट इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड, या इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड that is that differentiate one sound from another. It is the characteristic of sound that distinguish one sound from another. उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो सकता है, उनका लाउडनेस भी सेम होता है, उसके बाद भी हम दो साउंड को, अलग अलग क्वालिटी साउंड्स को पहचान लेते हैं, ठीक है ना। कई बार जो अच्छे सिंगर्स होते हैं उनको बोलते हैं आपकी साउंड बड़ी रिच क्वालिटी की है, ठीक है ना। तो रिच क्वालिटी साउंड मतलब अच्छी साउंड है, सुनने में प्लेजेंट लगती है। इसी तरह से एक और डिफरेंस होता है, दैट इज नोट एंड टोन। पहले टोन लिख लेते हैं। टोन एंड नोट। टोन एंड नोट, व्हाट इज टोन? ऐसी साउंड जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड होती है, एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे म्यूजिक में सा ऐसे सिखाया जाता है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, रे, ऐसे। और जब ये फ्रीक्वेंसी मिक्स होती है, कोई वर्ड बनता है तो मिक्स हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ नोट। कोई पूरा सॉन्ग बनेगा उसका नोट होगा, लेकिन वो छोटे छोटे कैसे बनेगा? टोन से। तो नोट इज क्या? मिक्सर्स ऑफ many frequencies, several frequencies. ओके, कोई सॉन्ग बनाते हैं, सीखा है आपने, म्यूजिक सीखते हैं आप? हम्म। अच्छा, तो आपको तो पता ही होगा नोट के बारे में, टोन के बारे में। हाँ, तो जो सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती है उनको बोलते हैं टोन। जैसे गिटार का एक स्ट्रिंग चढ़ा तो एक फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड है, और अगर हम लगातार उसको बना जा रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड नोट, मिक्सर ऑफ। इसी तरह से म्यूजिक और नॉइज में फ़र्क होता है। कोई म्यूजिक किसी के लिए म्यूजिक हो सकता है, कोई साउंड, कोई किसी के लिए नॉइज हो सकता है। अगर आपका एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहा है, पड़ोस में डीजे बज रहा है, ठीक है ना, तेज आवाज में, चलो कोई कम में भी आपके घर में बजा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा साउंड है जो अनप्लेजेंट लग रहा है, बस। अगर मैं पढ़ रहा हूँ और उससे मुझे थोड़ी सी भी साउंड आएगी तो मुझे अनप्लेजेंट लगती है, बेशक वो म्यूजिक ही चल रहा है ना। तो जो अनप्लेजेंट लगे वो नॉइज है। जो डीजे पे लोग नाच रहे हैं उनको मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो अ साउंड विच इज अनप्लेजेंट टू ईयर, उसको हम बोल देते हैं नॉइज। और जो प्लेजेंट लगती है वो हमारे लिए म्यूजिक बन जाता है। ओके, क्लियर। और भी कुछ टर्म्स है इसमें हमारी, फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? ये सपोज यहाँ पर एक सोर्स है साउंड का, जो हर डायरेक्शन में अपनी साउंड वेव्स सेंड कर रहा है।
ओके, हर डायरेक्शन में। अब कोई पर्सन इस सोर्स के बहुत क्लोजर बैठा है, से वो पर्सन इस पॉइंट पर है, ए पोजीशन पर, और एक पर्सन इस सोर्स से काफ़ी दूर बैठा है, सपोज इस पोजीशन पर, बी पोजीशन पर। तो बताइए, क्या दोनों को साउंड एक जैसी आएगी? तो आंसर है नहीं। सर, जो सोर्स के पास बैठा है उसको साउंड ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो वेव्स रिसीव कर रहा है उसका नंबर ज़्यादा है। जब आप सोर्स के पास चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वेव्स आपके कान के पास से पास होती है। इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? नंबर ऑफ साउंड वेव्स पासिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ओके। अब हम लोग मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हैं, तो क्या मूवी हॉल वाला ऐसा करता है कि भाई जिन्होंने महंगा महंगा टिकट लिया है इनको साउंड की इंटेंसिटी बहुत अच्छी देता हूँ, इधर थोड़ा कम लोग वाले इनकी इंटेंसिटी कम रख लेता हूँ? तो आंसर है नहीं, वो चाहता है कि सबको इंटेंसिटी साउंड की बराबर मिले। तो इस तरह से वो एक व्यूफर सिस्टम या इस तरह से स्पीकर सेट करता है कि रूम में, हॉल में हर जगह साउंड की वेव्स इक्वली जाए, इक्वली, ताकि हर पर्सन जो बैठा है वो ये शिकायत